अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। तुर्की के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं मेजर जनरल सेल्चुक बायरक्तरोग्लू, उनकी तरफ से एक इंपॉर्टेंट कॉल की गई पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, और उस कॉल के अंदर इंपॉर्टेंट रीजनल सिचुएशन को डिस्कस किया गया। अब इंपॉर्टेंट रीजनल सिचुएशन क्या है, सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, इसका आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कुछ ही दिनों पहले सीरिया के अंदर अलेपो शहर के करीब अबू दहूर एयरबेस, जो कि सीरियन एयरफोर्स की एयरबेस है, उनके अंडर आती है, उसके ऊपर इजरायली एयरफोर्स की तरफ से ठीक ठाक स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया है, रनवे को डिसेबल कर दिया गया है, और इसी एयरबेस के ऊपर तुर्की के जो मिलिट्री है उसने डिप्लॉय होना था कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही टाइम के बाद। तुर्किश एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जाना था, लेकिन अब क्योंकि उस एयरबेस के ऊपर स्ट्राइक हो गई है, रनवे डैमेज हो गया है, अब ये चीज डिले हो चुकी है। तो पूरी सिचुएशन को लेकर अभी के लिए इसराइल और तुर्की के दरमियान हालात जो है टेंस हैं, खराब हैं। एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ की पोजीशन तो पहले ही थी, अब ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी चेंज हो सकती है, क्योंकि इसराइल की तरफ से इवन इस चीज को भी इंडिकेट किया जा रहा है कि वो आगे बढ़कर तुर्किश मिलिट्री के जो यूनिट्स हैं ऑलरेडी सीरिया में मौजूद हैं, उनके ऊपर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। और इसके लिए इसराइल ने अपनी कंट्री में जो उनका डोमेस्टिक नैरेटिव है न्यूज चैनल्स के ऊपर, उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। और अगर इसराइल यहाँ पर कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है, कोई स्ट्राइक कैरी आउट करता है डायरेक्टली तुर्किश मिलिट्री के अगेंस्ट में, या एक कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो डेफिनेट बात है कि तुर्की उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तुर्की चुप करके नहीं बैठेगा। दोहा और कतर वाली सिचुएशन आप तुर्की से एक्सपेक्ट कर लो, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो एट द सेम टाइम जहां पर चांसेस हैं कि कुछ नहीं हो सकता, वहीं पर उतने ही चांसेस हैं कि कुछ भी हो सकता है, जो एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि तुर्की ऑलरेडी कुछ ही टाइम पहले जो है मक्का डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर चुका है, और वो अब इस पैक्ट के अंडर बाइंड हो चुके हैं। कहीं ना कहीं यही वजह थी तुर्किश मिलिट्री के जो चीफ ऑफ स्टाफ है, उनकी जो पहले कॉल है वो पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ को आई है। नाउ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि क्या पाकिस्तान जो है वो एक मिरर डिप्लॉयमेंट कर सकता है तुर्की के अंदर अपनी एयरफोर्स के यूनिट्स की, और दूसरा पॉइंट, क्या पाकिस्तान एयरफोर्स के जो यूनिट्स हैं तुर्की में डिप्लॉय होकर तुर्किश एयरफोर्स के साथ मिलकर इसराइल की जो एयरफोर्स है उसको काउंटर कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। पहले पॉइंट की जहां तक बात है कि हमारी जो एक डिप्लॉयमेंट है एयरफोर्स की वो तुर्की के अंदर हो सकती है, तो कहने को तो ये चीज की जा सकती है, लेकिन अभी ये चीज की जाएगी इसके चांसेस कम है। ऑलरेडी सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो यूनिट्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, जिसकी वजह से कम पाकिस्तान के लिए एक जो उसका स्क्वाड्रन है वो शॉर्ट है। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि एट द सेम टाइम JF-17 ब्लॉक 3 की जो प्रोडक्शन है वो भी चल रही है, और साथ ही साथ एडिशनल J-10C एयरक्राफ्ट को परचेज करने का जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है। तो एयरक्राफ्ट के तो ठीक ठाक नंबर हमारे पास होंगे, लेकिन उन नंबर्स को आने में, क्रिएट करने में टाइम लगेगा। जब पाकिस्तान एयरफोर्स को लगेगा कि पाकिस्तान में जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए, हमारे एयर डिफेंस के लिए जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ठीक है, तो देन चांसेस हैं कि एक डिप्लॉयमेंट जो है वो तुर्की के अंदर भी की जाए, जो कि स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग के लिए डिप्लॉयमेंट होगी, जिस तरह से हमने सऊदी अरब में की। वो फिर JF-17 ब्लॉक 3 भी हो सकते हैं, उसके बाद हमारे F-16 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, या फिर रेयर केसेस में J-10C एयरक्राफ्ट को भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तुर्की में डिप्लॉय किया जा सकता है। नाउ अब इसके आगे ये जो पॉइंट है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स वहां पर जाकर तुर्किश एयरफोर्स के साथ मिलकर इजरायली एयरफोर्स को काउंटर कर सकती है, तो इसमें भी अगेन सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं है जितनी की नजर आ रही है। आप में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो वहां पर जाके भी 8-0 का स्कोर कर देगी, तो इसमें जेन्युइनली बताऊं तो आपको अपनी उम्मीदें और होप्स जो है वो थोड़ी नीचे कर लेनी चाहिए। पहली बात तो एक एयरफोर्स जिस पोटेंशियल के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर अपनी खुद की कंट्री में ऑपरेट कर सकती है, अपनी एयर स्पेस में ऑपरेट कर सकती है, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तानी एयर स्पेस में ऑपरेट कर सकते हैं, उतने सेम पोटेंशियल के ऊपर वो तुर्की के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में उनको सपोर्ट करने के लिए सारा इकोसिस्टम है। J-10C जाता है, F-16 जाता है, JF-17 जाता है, तो पाकिस्तान में उनकी एयरबेसेस हैं जहां पर उनका पूरा इकोसिस्टम है। देन पाकिस्तान एयरफोर्स की अपनी C4ISR कैपेबिलिटी है, हमारे अपने सेंसर्स हैं जो कि उन एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करते हैं किसी भी कॉम्बैट को लड़ने में, जो कि तुर्की में ये चीज बहुत लिमिटेड स्केल के ऊपर होगी। ज्यादातर तो आपके सेंसर वहां पर नहीं होंगे, बल्कि जो वो सेंसर्स होंगे तुर्किश एयरफोर्स होंगे। और सेम यही चीज पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सऊदी अरब में डिप्लॉयमेंट है उसके ऊपर भी इंपैक्ट करती है, कि जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस कैपेबिलिटी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकती है, इस तरह से ना वो सऊदी अरब में ऑपरेट कर सकते हैं, ना ही वो तुर्की में ऑपरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान एयरफोर्स के डिफरेंट सेंसर्स हैं, डिफरेंट साइट्स के ऊपर डिप्लॉयड हैं, जो कि एक किल चेन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, और इसी किल चेन ने आपको 8-0 का स्कोर अचीव करके दिया था। तुर्की में आप ये कर पाएंगे उस एफिशिएंसी के साथ, ये चीज पॉसिबल नहीं है। सऊदी अरब के अंदर आप कर पाएंगे, इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है, अनलेस कि आप सारा जो इकोसिस्टम है अपना उसको पाकिस्तान से उठाकर इन दो कंट्रीज में शिफ्ट कर दें, अपने डिफरेंट रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स, इन सब को तुर्की और सऊदी अरब में डिप्लॉय कर दें, तब आपकी जो एयरफोर्स यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है अपनी फुल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को यूटिलाइज कर सकती है इन कंट्री में, जो कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको असल में जरूरत अपनी एयरफोर्स की, इस स्किल चेन की, इस कैपेबिलिटी की जो जरूरत है आपकी अपनी कंट्री पाकिस्तान के अंदर, और यहीं पर पाकिस्तान के अंदर ये सारे सेंसर्स डिप्लॉयड है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि जिस तरह के रिजल्ट हमने इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट में अचीव किए, उसी तरह के सेम रिजल्ट जो है वो हम इजरायली एयरफोर्स के अगेंस्ट में भी अचीव कर पाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये एक्यूरेट प्रेडिक्शन है। इस चीज से हमें दूर रहना चाहिए। ये सिंपल सी बात है, अपने आप को
तीस मार खान समझने वाली बात है, ओवर एस्टिमेट करने वाली बात है, स्पेशली वो भी तब जब अगली एयरफोर्स के पास यानी कि इजरायली एयरफोर्स के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी है, उनके पास F-35 लाइटनिंग 2 है और वो उनके पूरे इकोसिस्टम में इंटीग्रेटेड एयरक्राफ्ट है। यूएस की तरफ से उस एयरक्राफ्ट के ऊपर इजरायलीज को अच्छा खासा जो कंट्रोल है वो दिया गया है। तो जस्ट आप यहाँ पर सिर्फ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की डोमेन में अगर बात करेंगे तो इजरायली एयरफोर्स को एक एडवांटेज है, और ये हम अपनी कल की वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस तरह से ये ऐसा एडवांटेज है जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है और फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करता है, तब तक जब तक कि इसको एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के थ्रू काउंटर नहीं किया जाता, यानी कि दूसरी साइड के पास भी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं होता, यानी कि दूसरी साइड के पास भी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होना कंपलसरी है। उसके बगैर फाइट यहाँ पर जस्टिफाइड ही नहीं है, और अगर फाइट होती भी है तो जिसके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है उसको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो बच्चों वाली बेसिक्स है कि आप सबको पता है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है एक सर्टेन रेंज के ऊपर रेडार के ऊपर नजर नहीं आते। तो जब आप अपने दुश्मन को, अपने एनिमी को एक रेंज के ऊपर देख ही नहीं पाते तो उसके अगेंस्ट में आप क्या करेंगे? अपना वेपन फायर करने के लिए, चाहे गोली चलाने के लिए, तलवार चलाने के लिए दुश्मन को देखना आपका सबसे जरूरी है। हालांकि एनिमी यहाँ पर आपको शुरू से देख सकता है, उसके एयरक्राफ्ट के ऊपर ऐसे सेंसर्स हैं जो आपको दूर से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप उसको यहाँ पर नहीं देख सकते। तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और बाकी जो आपके 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, उनकी ये जो पूरी फाइट है, उनका आपस में टो टू टो आना, ये वैसे ही बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड है। और इसी वजह से जो भी कंट्री इस टाइम के ऊपर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में है, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में है, उसका एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अक्वायर करना या फिर स्टेल्थ कैपेबिलिटी को अक्वायर करना, ये इस टाइम के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एनिमीज को सही तरीके से काउंटर कर पाएं, उनको जवाब दे पाएं, और अगर कोई फाइट होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो उसमें बराबर का रिस्पॉन्स देने की कैपेबिलिटी आपके पास भी हो। तो ये सारी सिचुएशन है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आज इस टाइम के ऊपर हर कंट्री की ही जरूरत है, जिसके पास एक मॉडर्न एयरफोर्स है, जिसकी जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे है। तो ऐसी कंट्रीज के लिए ऐसी कैपेबिलिटी को पोजेस करना वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।